झारखंड बोर्ड क्लास 9 के बच्चे देखिए, क्लास 9 का मॉडल सेट 2024-25 का सोशल साइंस का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप लोग देखिए, समझिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। ये देखिए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन के पास और अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से जान चुके हैं कि हम लोग का 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है टोटल, और जिसमें 1.5 घंटा का समय आप लोग को दिया जाएगा और उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और सारा किस में करना होगा? OMR शीट में। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, इसीलिए बेखौफ होकर गलत उत्तर आप लोग मार सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है बाबू, गलत उत्तर मारिएगा तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक गलत उत्तर कर दिए तो उसका कोई अंक काटा नहीं जाएगा। जो सही बनाए हैं उसका अंक नहीं कटेगा। ये नहीं कि गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है तो हम लोग गलत उत्तर मार सकते हैं। गलत उत्तर मारिएगा एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसका। चलिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों को एक साथ कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी ये हो जाएगा। When did the French Revolution begin? कब जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, है ना? कब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है बाबू 1776 ईस्वी, यानी कि 1776 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बॉर्गेसियस रेफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है ना? बॉर्जियस शब्द का क्या अर्थ है? इसमें जो है बाबू मध्यम वर्ग, यानी कि बुजुर्वा शब्द का शाब्दिक अर्थ मध्यम वर्ग। इंग्लिश मीडियम बोलेंगे मिडिल क्लासेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। विच पॉलिटिकल क्लब वाज फाउंडेड बाय द रेडिकल जैकोबिन्स? कौन सा पॉलिटिकल क्लब जो है ना, रेडिकल जैकोबिन द्वारा स्थापना किया गया था। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? नाम ही यहाँ दिया हुआ है जैकोबिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। तो हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन नंबर डी जैकोबिन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, है ना? कब जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांसीसी का सम्राट घोषित किया था? कहाँ का? फ्रांस का साम्राज्य खुद घोषित कर लिया था। कब घोषित किया था बाबू? ये था 1804, यानी कि 1804 में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका सही उत्तर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो 1804 में। चलिए, व्हाट इज द होलोकॉस्ट एसोसिएटेड विथ, है ना? यानी कि होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो ये जो है वर्ल्ड वार 2 से संबंधित है। क्या बाबू? वर्ल्ड वार 2, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? ये तो सबको जानता है बाबू कि भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबको जानता है, ये हमारे गंगा नदी, है ना? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए ये राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द लैटिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो क्या है? यानी कि भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है? भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है बाबू? ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द नॉर्थन मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? नॉर्थन मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है बाबू? हिमालय। कौन है? हिमालय, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे चलिए, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? विच सॉइल टाइप इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन? तो कॉटन के लिए हम लोग को कौन सा सॉइल उपयुक्त है बाबू? काला सॉइल, जिसको हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। हिंदी में देखिए काली मिट्टी लिखा हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी कि बाबू कौन बता सकता है इसका कि कौन जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसको जो सही उत्तर होगा वो होगा गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है, विशेषता, यानी कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है वो? रूल बाय रिलीजियस लीडर, रूल बाय मिलिट्री, रूल बाय वन पर्सन एंड रूल बाय द पीपुल। तो रूल बाय द पीपुल यानी कि लोगों द्वारा शासन, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही डेमोक्रेसी का तो फीचर है ना, कि लोगों द्वारा अपने ही पर शासन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द टीम यूज फॉर सिस्टम वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या सिस्टम है, कौन सा टर्म यूज किया जाता है जिसमें पीपुल अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं? ऐसे प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं? निरंकुशता, लोकतंत्र। तो यहाँ पे जो है बाबू वो लोकतंत्र हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि डेमोक्रेसी ही ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनता है ना, नेता का, मंत्री का, सबका चुनाव होता है। विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कौन सा कंट्री जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? हिंदी में बोलेंगे तो कौन सा है बाबू? इसका हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़िए। हु इज द कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? है ना, कौन जो है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को। बी आर अम्बेडकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया? रूरल इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन यानी कि मेन व्यवसाय क्या है बाबू? एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। ग्रामीण भारतीय का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। व्हाट इज द टीम फॉर द मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस? है ना, व्हाट इज द टर्म ऑफ मनी स्पेंड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस? कौन सा टर्म इसमें यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपिटल शब्द का यूज किया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर किए गए खर्च की धन को क्या कहते हैं? तो पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूंजी, यानी कि कैपिटल। आगे बढ़िए। विच सेक्टर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर? इसमें से किसको जो है वो प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं? तो एग्रीकल्चर को। कौन सी को? एग्रीकल्चर। ये शुरुआती सबका यही है। कोई भी उद्योग होगा, कोई भी धंधा निकालेंगे तो हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के रूप में आ गए, यानी कि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, तो वो है कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उस सही ऑप्शन होगा। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? यानी कि क्या जो है लिटरेसी रेट है इंडिया का 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर कितना है बाबू? ये है हमारा 74.04%, यानी कि 74.04% जो है 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या प्रतिशत है साक्षरता दर का। Which organization collect data on employment in India? Which organization, इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया के डाटा को कलेक्ट करता है, यानी कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो कौन सा संगठन करता है बाबू? NSSO। कौन करता है? NSSO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? कई गो स्टेट से होके टॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है, यानी कि कर्क रेखा जो है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? या कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है बाबू? 8। कौन कौन? 8 भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि हमारे झारखंड के रांची से भी होके निकला है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? ये था इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कृषि उत्पादन का बढ़ाना। हरित क्रांति का मेन उद्देश्य यही था। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ? यानी कि लॉ, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है ना? कौन सा मौलिक अधिकार? ये जो है सबके पास समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही उत्तर होगा, समानता का अधिकार, है ना? ये समानता का सूचित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए 24 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है बाबू? व्हाट इज द टर्म ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी प्रीप्लेन्सिड? है ना? उन संसाधन के लिए क्या शब्द है जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, रीन्यूएबल सोर्सेस। रीन्यूएबल सोर्सेस, यानी कि पुनः से उसको नया किया जा सकता है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी? नाजी पार्टी का कौन सा सिंबल था? तो उसका सिंबल था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक, यानी कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? सबको जानता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है बाबू? हिंदी। क्या है? हिंदी, यानी कि भारत का आधिकारिक भाषा क्या है? वो है हमारा हिंदी। विच इवेंट इज कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट? मतलब कौन सी घटना जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार को, है ना, शुरुआत माना जाता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? यानी कि यह है बाबू एसेसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रेंच फ्रेंडियन, है ना, यानी कि आर्क ड्यूक फ्रांज फ्रेंडेंट की हत्या, है ना, इसका जो है हत्या कर दिया गया था, और यही जो है प्रथम विश्व युद्ध का मेन घटना माना जाता है। विच लेयर ऑफ सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल?
इसमें से कौन सा लेयर जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो कौन सा परत सबसे उपजाऊ है बाबू, ये है आपका टोपोसॉइल, टॉप सॉइल, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो मृदा है वही लेयर, ऊपरी मृदा, ये सबसे उपजाऊ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी इंडिया में जो है वो कोई भी लॉ यानी नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदार है। भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है बाबू, यहाँ का एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कौन, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया इन रूरल एरिया, क्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है बाबू ग्रामीण क्षेत्र में, वो है आपको बायोमास। क्या है, बायोमास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। लकड़ी वगैरह हम लोग काट के लाते हैं जंगल से, बायोमास कहलाता है। गोबर वगैरह का यूज करते हैं वो सब, चिपड़ी कोयठा। वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बाबू अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ कल्टीवेशन वाज एडॉप्टेड बाय द व्हाइट सेटलर इन यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, है ना। तो ये जो है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर अपनाया गया था, यानी कि गहन कृषि। कौन सा अपनाया गया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 में। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन इन समर इन नोन एज, विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन इन समर इन नोन एज, यानी कि गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो उत्तरी मैदान में कौन सा हवा बहता है बाबू, लू। गर्मी के दिन में क्या बहता है, लू। हम लोग की तरफ भी लू बहता है जिसको हम लोग लहर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes rainfall during winter in north western part of India, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दी के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो सर्दी के मौसम में माने कि विच वन ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन काउजेज ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि विंटर के समय में कौन सा जो है वो बारिश होने का कारण बनता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, कौन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उस सर्दियों में हम लोग के यहाँ बारिश होती है। माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो दोनों होगा, द एरिया ऑफ डिपर्चर और द एरिया ऑफ अराइवल, यानी कि बोथ एरिया डिपर्चर एंड अराइवल, जहाँ पे जाएगा और जहाँ से आएगा वो दोनों जो है इफेक्टेड होगा प्रवासी जनसंख्या से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा क्या है, व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन जो है बाबू द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिस नीड, यानी कि
जो आधारभूत आवश्यकता है उसके लिए कम से कम कितना इनकम होना चाहिए वो निर्धारित करता है। यानी कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर ही कहलाता है गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा। Who among the following was not the member of the Constituent Assembly? ना निम्नलिखित में से कौन जो था वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ये महात्मा गांधी जी जो थे ये संविधान सभा का है ना वो सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। 18 नंबर में अपार्थाइड इज साउथ अफ्रीका है ना। अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किसके आधार पर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था? जाति के, धर्म के, आर्थिक स्थिति के, है ना। तो ये जो है बाबू वो जाति के आधार पर था, यानी कि सी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा, रेस, जाति। चलिए 39 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये आपको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये सब कोई जानते हैं कि भारतीय संविधान को जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसी दिन से इसका नियम कानून लागू हो गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, है ना। वेयर माने कहाँ पे जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन आयोजित किया गया था। माने किस जगह पर 1931 का राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन ये किया गया था? तो ये था बाबू कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। ठीक है। हेलो बाबू लोग, विद्यार्थी जी लोग, आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए और पढ़ते रहिए और आगे अपना भविष्य बनाइए। यानी कि पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।